सिर्फ आपको जो एक राख और कालिक है वो आपको दिखाई पड़ेगी। एयर इंडिया वाला ने खत्म कर दिया मेरा परिवार। मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला दो। 15 साल के बच्चे की मौत हो गई जो उस वक्त चाय की रेहड़ी पर ये बच्चा मौजूद था। लगातार बड़ी कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं। 241 लोग विमान में सवार थे IC 171 पर, AI 171 पर। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन 24 घंटों के दौरान उन तमाम कहानियों से देश सराबोर है जो इस विमान में या तो यात्रा कर रहे थे या विमान की वजह से नीचे जहां मलबा गिरा वहां पर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज के दिन, आज 13 जून है, लेकिन हम 12 जून की वो तमाम कहानियां आज आपको याद दिलाते हैं जिन लोगों ने बड़ी खुशी के साथ, उम्मीदों के साथ इस विमान का सफ़र तय किया होगा, लेकिन उनके डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भारत के इतिहास में शायद 12 जून 2025 जैसा दिन एक ही हो जो शोक, भय और पीड़ा का पर्याय ये दिन बन गया। एक उड़ान ने न सिर्फ हवा में अपने पंख खो दिए बल्कि कई जिंदगियों के सपनों को भी हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अगर अपनी मंजिल पर पहुंच गई होती तो आज कई परिवारों के ख्वाब पूरे हो रहे होते, लेकिन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी फ्लाइट आग और गुबार में कुछ ही पलों में तब्दील हो गई, जिसमें कईयों के सपने स्वाहा हो गए। यह हादसा कई जिंदगियों का नुकसान तो है ही, टूटे सपनों की दर्दनाक एक कहानी भी है। बारह जून की दोपहर अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, हर एक के सीने में एक नया सपना। कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई नई नौकरी शुरू करने, कोई नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करने, तो कोई अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का ख्वाब लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद एक भयानक धमाका और वो सपने हवा में बिखर गए। दो 241 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनके पीछे छूट गए हैं वो परिवार जिनके लिए ये हादसा जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। साल की खुशबू राजपुरोहित, उनकी शादी महज 5 महीने पहले हुई थी। पति लंदन में नर्सिंग ऑफिसर है। खुशबू का लंदन जाना पहली बार था। 10 जून को टिकट नहीं मिला तो 12 जून को रवाना होना तय किया। पिता मदन सिंह ने बेटी को एयरपोर्ट छोड़ा, साथ में सेल्फी ली और वीडियो भी बनाया, लेकिन किसे पता था कि ये वीडियो खुशबू का आखिरी वीडियो होगा। बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी और वाइफ डॉक्टर कोमी व्यास अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। प्रतीक लंदन में पिछले 4 साल से अकेले रहते थे, लेकिन इस बार पत्नी और बच्चों को अपने साथ हमेशा के लिए लंदन ले जाने के लिए एक सपना उन्होंने देखा। डॉक्टर कोमी ने अपनी नौकरी छोड़ी और पति और बच्चों के साथ उस फ्लाइट पर चढ़ गई जिसकी कभी लैंडिंग नहीं हुई। फ्लाइट में बैठने से पहले डॉक्टर प्रतीक ने परिवार के साथ सेल्फी ली, लेकिन ये मुस्कान अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक जोशी का बहुत बढ़िया हुआ था। 3 साल पहले प्रतीक जोशी ने कोई एग्जाम दिया था, उसमें उनका लंदन में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कोमी यास भी एक बार लंदन गई थी, उसके बाद उनका मन नहीं लगा तो वापस आ गए थे। अभी मेरे पास कोमी यास आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का
परमानेंट नौकरी मिल गई है, तो उसमें हमको जाना ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मैडम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी उसमें बच्चों की स्टडी फ्री है, ये है, तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में उन्होंने यहाँ से रिजाइन करके वो लंदन जा रहे थे। उदयपुर के संजीव मोदी के बेटे शुभ मोदी और बेटी शगुन मोदी लंदन घूमने जा रहे थे। दोनों ने MBA किया था और पिता के साथ मार्बल कारोबार संभाल रहे थे। सहेली नगर स्थित उनके घर पर अब मातम पसरा है। वर्दीचंद मिनारिया और उनके साथी प्रकाश मिनारिया लंदन में किचन स्टाफ के तौर पर काम करते थे। दोनों साथ में ही लंदन वापस लौट रहे थे। वर्दीचंद की पत्नी और बेटा उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। वे 1 महीने की छुट्टी बिताकर लौट रहे थे, पर अब वो कभी नहीं लौटेंगे। अभिनव परिहार श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक किशन राम नाइक के पोते थे। वे लंदन में बिजनेस करते थे। अहमदाबाद में नया ऑफिस खोला था। अपने बच्चों और पत्नी को भारत वापस लेने लंदन जा रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी के पास पहुंच नहीं पाए। उदयपुर की 22 साल की पायल खटीक गुजरात में अपने परिवार के साथ रहती थी। लंदन में पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके पिता लोडिंग टेम्पो के ड्राइवर हैं। मेहनत करके बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया। पायल अपने भविष्य की उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन वो उड़ान कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। सुरेश भाई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं। और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था, वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी, बच्चों को सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है, और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। केनाल मिस्त्री लंदन में नौकरी करती थी। भारत आई, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए इलाज के लिए बार बार भारत आना पड़ता था। केनाल के पिता ने इस साल के अंत तक उनकी शादी के सपने देखे थे, लेकिन वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। उधर ही रहती थी, लंदन 1 साल से थी वो। अच्छा। वो वर्क परमिट में गई थी, उधर ही रहती थी। और उसका अगले साल एक्सीडेंट हो गया था इंडिया में ही। फिर उसका वर्क परमिट था, उसको जाना ही पड़ता था, तो उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ था, तो ये ट्रीटमेंट के लिए वापस आई थी। तो याद है, तो उसको पूछना ही नहीं याद है, तो वो तो सबकी लाडली थी। किसी के साथ मैच नहीं होती, ऐसा नहीं होता उसका, पूछो। रोशनी सोनघारे AI 171 फ्लाइट के चालक दल की सदस्य। 11 तारीख को रोशनी ने अपने पिता को फोन पर खुशी से लंदन जाने के बारे में बताया था, लेकिन 12 तारीख को पिता के पास एक और फोन आया जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इस फोन के पीछे की आवाज शायद उनके पिता कभी नहीं भूलेंगे। तो पता चलने के बाद हम लोग बोले चलो देखते किसका क्या है। उसने देखा तो मेरे लड़की का नाम। हाँ, 11 तारीख को निकली, तभी मेरे से बात हुई उसकी। अचानक वो फ्लाइट लगी थी उसको, तो पहले के जैसे ही थे, तो बाद में ऐसा क्रैश का ये आया। उसका मम्मी बोला ऐसा ऐसा उसके फ्रेंड का फ़ोन आया है, तो क्रैश हो गया है। तो मैं बोला रुको ज़रा देखते अपन इसका नाम है, उसमें अपने लड़की का नाम है कि नहीं। लेकिन बाद में पता चला उसका नाम था उसमें, और पता चला कि बहुत बड़ा क्रैश हो गया, इसीलिए कोई बच नहीं पाया उसमें से। सोचिए, एक 8 महीने का बच्चा अपने पिता के पार्थिव शरीर को पाने के लिए सैंपल दे रहा है। कितना हृदय विदारक है ये पल। ये नबील है जो अपने 8 महीने के भांजे इब्राहिम को पिता के DNA सैंपल के मैच के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। नबील की बहन ईद मनाने अपने पति मोहम्मद अदनान और 8 महीने के बेटे इब्राहिम के साथ भारत आई। पति को 12 तारीख की टिकट मिली, जबकि पत्नी और बेटे इब्राहिम को 21 तारीख की। पर अब लगता है जैसे लंदन वो कभी नहीं लौटेंगे। सर, हमको तो न्यूज़ के थ्रू ही पता लगा इस हादसे के बारे में, और बस बाकी तो सबको पता ही है सर। जो हुआ वो, उनकी फ़्लाइट अगले हफ्ते थी
और वो इस हफ्ते उनका मतलब जाने का था, उनके हस्बैंड का। तो बस यहाँ ड्रॉप करने आए हम और विद इन फ्यू मिनट्स पता लगा कि ये हादसा हुआ। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। उनकी यादें, उनके सपने हमेशा अपनों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अहमदाबाद विमान हादसा सैकड़ों परिवारों के टूटे हुए सपनों की कहानी है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस त्रासदी के कारणों का पता चले, लेकिन जो खो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके साथ तमाम संवेदनाएं हमारी भी इस वक्त बनी हुई हैं। हम आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अहमदाबाद। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो लगातार कल से एक एक चीज़ की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित त्यागी वहीं स्पॉट पर हैं मेडिकल हॉस्टल के बाहर जहां पर ये विमान गिरा आके, और साथ में मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित हैं जो पूरी तरीके से सुबह पर नज़र रखें कि आखिरकार जाँच पड़ताल कैसे होने वाली है ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद। तो पहले अंकित के पास चलते हैं। अंकित हमारे साथ है। अंकित, कल हमने पूरा बुलेटिन आपके साथ इसी वक्त यहाँ से किया, आप उस वक्त वहाँ पहुँचे थे। 24 घंटे बीत चुके, हालात कैसे हैं अभी ये बताइए, क्या दिखा सकते हैं ये बताइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जानना चाहूँगा, इन 24 घंटे में आपने अहमदाबादियों का जज्बा कैसा देखा इस पूरी घटना को लेकर? सुमित, शुरू करता हूं जो आज जो 24 घंटे में पूरी घटना घटी। कल जब पहुंचे थे तो जहां पर भी देख रहे थे वहां पर एकदम ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सबसे पहले आप जिन चीज़ों को, वो जो इनॉर्मिटी होती है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है, वो आपको यहीं खड़े होकर समझ में आता है। शायद टीवी पर उतने अच्छे से हम भी कितनी कोशिश करें आपको वो दिखा नहीं सकते। जब यहाँ पर पहुँचे थे तो इस 600 मीटर के पूरे एरिया में, अभी क्योंकि यहाँ पर आज रोशनी बहुत ज़्यादा है नहीं, कल जिस तरीके से यहाँ पर रोशनी थी, मैं अभी भी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ वो टेल का हिस्सा या वो विमान का वो हिस्सा जो अभी भी एक पूरा इंटैक्ट हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है जो अभी भी जुड़ा हुआ है, उसको उतारने की आज कोशिश यहाँ पर की गई। और इसी छत के ऊपर जिसपे हम आपको सुबह से जो तस्वीरें दिखा रहे थे, इसी छत के ऊपर से वो ब्लैक बॉक्स जो है करीब 28 घंटे की मेहनत के बाद निकाला जा सका। उसके बाद कम से कम यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तेजी होगी। ब्लैक बॉक्स विमान के इसी हिस्से में जो पीछे का हिस्सा होता है वहीं पर उसको रखा जाता है और इसी छत के ऊपर से उसको उतारा गया। अब अगला जो आप कदम यहाँ पर देखेंगे, आज सुबह 10:30 बजे से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को कहा गया कि आप जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम है वो शुरू कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 5 से 6 बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से जली हैं, अभी भी उन पे कालिक दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सामान जल गया है जो यहाँ पर रहते थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर करीब 10 ऐसे लोग थे जो मेडिकल एसोसिएशन ने कंफर्म करा है, 4 MBBS स्टूडेंट्स और बाकी 6 रिलेटिव्स थे यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं जो मारे गए, और उनका जो सामान था, गाड़ियां थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, वो सब बिल्कुल जल के ध्वस्त हो गई हैं। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, इंजन जो था यहाँ से 3 बिल्डिंग दूर वहां पर इंजन है, वो भी अब इन्वेस्टिगेशन में ब्लैक बॉक्स के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उस इंजन पे केंद्रित होगा। उसको यहाँ से, क्योंकि वो भी काफी हद तक इंटैक्ट है, तो उसको भी यहाँ से लेके जाया जाएगा और हर हिस्से को सेक्शन बाय सेक्शन अलग लेकर जाएंगे और उसके बाद इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अंकित, अभी भी मलबा वैसा ही है विमान का जो कल जैसे आपने देखा था, पूरी तरीके से इस मलबे को, डेब्रीज को हटाया नहीं गया है, क्यों? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि कल तक क्योंकि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था तो विमान के मलबे को वो जेसीबी के जरिए उठाना नहीं चाहते थे। उसके बाद कल जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, एक यहाँ पर एनडीआरएफ के अधिकारी थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था 99% हमने जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो 4 बॉडीज़ हैं, जले हुए जो शव थे, उनको निकाल लिया है। 1% की उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे परिजन ऐसे होंगे जो कम से कम इस उम्मीद में लगाए बैठे होंगे कि कम से कम उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ अवशेष ज़रूर मिल जाएं। तो वो इस वजह से भी कल तक जो यहाँ से डेब्रीज थी वो हटाई नहीं गई थी। अब डेब्री जो है यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर जितना भी मलबा जो पड़ा हुआ है उसको एकदम जेसीबी से उठाया नहीं जा सकता क्योंकि जैसे और जगह पर होता है ये कचरे की तरह हटाया नहीं जाएगा। इसको एक एक सेक्शन
सेक्शन यानी कि जो 600 मीटर का दायरा है उसे 100 मीटर के हिस्से में बांटा गया है, वहां से उसको उठाया जाएगा, सेक्शन को मार्क किया जाएगा और उसको पैक करके भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोशिश ये की जाएगी बाद में इसको पूरे मलबे को रखकर ये देखने की कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहां-कहां थे, कैसे ये प्लेन टूटा, कहां से टूटा, क्योंकि वो जानकारी जो है वो सिर्फ बोइंग 787 का जो ये हादसा था उसके लिए नहीं, जो बाकी बोइंग के विमान उड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और पूरी तरीके से इस मलबे को मिक्स नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफाइड तरीके से हटाया जाएगा और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जो अंकित बता रहे हैं। और शायद ये काम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी इन्वेस्टिगेशन में, जिसके लिए जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ICAO जांच कर रहा है, AAIB जांच कर रहा है, बोइंग की भी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारी भी टीम आकर जांच करेगी। तो जांच, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच पड़ताल शुरू होगी, कब तक पर्दा उठेगा कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दो तरह के अपडेट देना चाहता हूं सुमित जी। एक तो जांच से जुड़ी हुई अपडेट है, जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में बता दूं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, एक बड़ी कामयाबी है। ब्लैक बॉक्स हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है FDR, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है CVR। तो ये दो जो उपकरण हैं ये हासिल हो गए हैं और इनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। आज शाम को आपने जो शो किया था सिक्ता के साथ, उसमें बड़े विस्तार से जो कैप्टन राय थे उन्होंने इन बातों को समझाया था कि कितना अहम होता है इनका हासिल किया जाना। तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जब भी इस तरह के एयर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो उनमें कई महीनों से लेकर के साल भर तक का वक्त लग जाता है। ये कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन का की तरह नहीं होता है कि कोई क्राइम हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में या महीने भर में उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कई महीनों का वक्त लगता है। जांच से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी ये है कि गुजरात पुलिस इस मामले को इस एंगल से भी इसकी जांच कर रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, कहीं सैबोटेज का मामला तो नहीं है। इस बात को रूल आउट करना चाहती है और उस एंगल से भी गुजरात पुलिस ने अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को साथ ले लिया है। और आज जब फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर अंकित मौजूद हैं, तो वहां पर गुजरात ATS का एक अधिकारी भी मौजूद था। जब वहां से सैंपल लेकर, जिनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, पीले रंग की थैली में जो सैंपल लेके जाया जा रहा था, तो उस वक्त गुजरात ATS के अधिकारी भी थे। तो इस एंगल से भी गुजरात पुलिस जांच कर रही है उसको रूल आउट करने के लिए। हालांकि ऐसा कोई अब तक कुछ इंडिकेशंस नहीं आए कि कोई आतंकवादी वारदात हो सकती है, साजिश हो सकती है, लेकिन एहतियातन इस एंगल से भी जांच की जा रही है। ये एक बात। अब मैं आपको अस्पताल का अपडेट दे दूं कि अस्पताल से जानकारी ये आ रही है कि जो अब तक 250 से ऊपर शव आए हैं, उनमें से 220 शवों के लिए उनके परिजनों ने अपने सैंपल्स दे दिए हैं DNA टेस्ट कराने के लिए। और 72 घंटे के बाद, जिसने जब भी दिया है उसको उसके 72 घंटे के बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी और उस हिसाब से शव जो है उनके सुपुर्द किए जाएंगे। तो ये एक जानकारी है। इसके अलावा कई ऐसे जो शव हैं जो कि मुसाफिरों के नहीं हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ पर जूनियर डॉक्टर का स्टाफ था, जिनके क्वार्टर्स में ये हुआ था, तो उनके शव को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो उनके शव को देने का काम हो रहा है। तो ये अब तक की जानकारी है। कुछ विदेशी क्विक आंसर चाहूंगा मैं, जो साजिश वाली जीतू, ये जो साजिश वाली बात आई, ये सिर्फ पुलिस अपना डाउट क्लियर करने के लिए कर रही है कि कहीं साजिश हुई तो नहीं, बाकी ऐसी कोई टिप ऑफ तो नहीं है ना उनके पास? जी हाँ, नहीं ऐसा कोई। आज मेरी कुछ गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई शाम के वक्त और मैंने विस्तार से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये रूल आउट करने के लिए है। ऐसा कोई उनके पास में एविडेंस नहीं आया है, कोई इंटेलिजेंस नहीं आया है, कोई सबूत नहीं आया कि ये हो, लेकिन इस बिंदु से भी ताकि उसको रूल आउट किया जा सके। जी चलिए, अंकित, जितेंद्र, ध्यान रखिए अपना। आप दोनों ने सुबह से लगातार बहुत शानदार काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और इस हादसे में देश ने पायलट सुमित सबरवाल को खोया, जो कि इस विमान को उड़ा रहे थे। हिंदुस्तान की खासकर एयर इंडिया के वो तमाम उन बड़े और डेकोरेटेड पायलट्स में से एक है सुमित सबरवाल, जिनको सबसे अधिक अनुभवी कहा जा सकता है। इनके पास फ्लाइंग का 8200 घंटे का अनुभव है। किसी भी पायलट के लिए जितने अधिक घंटे उसने फ्लाई की, वो उतना अनुभवी माना जाता है। तो जब मैं 8200 घंटे का अनुभव बोल रहा हूँ, तो अगर आपको मैं और थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं,
अगर भारत से अमेरिका की यात्रा अगर आप करते हैं 14-15 घंटे में, आना जाना मिला के अगर 30 घंटे होता है, तो ऐसा करीब करीब 28 से 30 बार अपने करियर में अमेरिका के साथ आना जाना किया होगा। ये रिकॉर्ड से निकलती है, 300 बार माफ़ करेगा, ये रिकॉर्ड निकल कर आता है और ये दिखाता है कि कितने अनुभवी पायलट थे सुमित सभरवाल। हमने सुमित सभरवाल के बारे में जानने की कोशिश की। उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है कैप्टन राकेश राय। राकेश राय साहब थोड़े सीनियर थे सुमित साहब से। राकेश राय साहब पिछले साल रिटायर हुए हैं। ये भी एयर इंडिया के पायलट थे और ये भी बोइंग 787 ही उड़ाया करते थे। ये खासियत है, दोनों 787 उड़ाया करते थे। एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई एक खास किस्म का विमान एक पायलट उड़ा रहा है तो वो उसी खास किस्म के विमान को ही उड़ाएगा। जब तक कि उसको नए विमान में शिफ्ट किया जाएगा तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है, तब वो नए मेक या नई डिज़ाइन के विमान उड़ान भर सकता है। तो कैप्टन राकेश राय ने सुमित सभरवाल के बारे में हमको बताया। उनके पास विमान उड़ाने का लंबा अनुभव है, जैसा कि मैंने बताया, और कल हादसे का शिकार जो विमान हुआ था, ऐसे विमान वो उड़ा चुके हैं, बोइंग 787 जैसे। अब इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस विमान को जितनी बेहतरी से राजीव राय साहब जानते हैं, हमने आज उनको स्टूडियो बुलाया और उनसे पूछा आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे होगा, ये ब्लैक बॉक्स की क्या मिस्ट्री है और ब्लैक बॉक्स मिलने से कितनी आसानी से चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। तो सुनते हैं उस बातचीत का एक अंश जो कुछ देर पहले मैंने और मेरी सहयोगी सिकता ने बात की थी कैप्टन राकेश राय से। आप मुझे बताइए कि ब्लैक बॉक्स, जैसे कि ये देखिए ऑरेंज रंग का होता है, कहने को ब्लैक बॉक्स है, ये क्या चीज़ें हैं इसमें, अगर आप समझा सकते हैं? दो हिस्से क्या हैं इसके? ये डेटा रिकॉर्डर है। अच्छा। एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स से इससे कनेक्टेड हैं और इसका काम है केवल डेटा को रिकॉर्ड करना। एक्सीडेंट के बाद इसको ले जाकर लैब में इसको डिजिटली इसको देखा जाता है कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है और वो हमें बताएगा कि एक्सीडेंट के पहले, एक्सीडेंट होने के समय जहाज़ की स्थिति क्या थी। इतनी भयंकर आग लगी थी, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, तो ये सुरक्षित होगा? जी हाँ, ये बहुत ही, इसका जो केस रहता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। बहुत रेयर केस में पाया गया है कि ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ है, बहुत रेयर केस में, बट जनरली ये बहुत ही स्ट्रांग है और क्रैश को सर्वाइव। पानी के भीतर समुद्र में जहाज डूब जाते हैं, वहाँ भी सुरक्षित रहता है? वहाँ भी सुरक्षित रह सकता है और इसमें एक ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है जो कि बीप देता रहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, ढूंढने में आसानी हो? ढूंढने में आसानी हो, आप मुझे यहाँ पे आए, मैं वक्त जब मलबा वहाँ पड़ा हुआ है अहमदाबाद में, उस कॉलोनी के ऊपर, उस मेडिकल हॉस्टल में, तो ऐसे में क्या अभी भी वो बीप कर रहा होगा? जी हाँ, वो बीप कर रहा होगा। क्या अंदाजा लग रहा है, मिल चुका होगा? क्योंकि कल रात से कार्रवाई बहुत बिल्कुल मिल गया होगा, मिल चुका होगा अभी, और इसकी सारी डिटेल्स इस वक्त खंगाली जा रही होंगी। वो तो जब लैब में भेजेंगे तब खंगाली जाएगी। अभी इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तो ये मिला है, लैब में जाएगा, पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसका हर एक चीज़ उसमें देखा जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, तो उसमें समय लग जाता है। तो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या रही? उस 50 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज को शुरुआती तौर पर देखने से क्या गड़बड़ियां समझ में आती हैं? आखिरकार रमेश विश्वास इस भयंकर हादसे से कैसे बच निकले और वो कैसे एकमात्र यात्री है वही बच निकले? हमारे सहयोगी आसिफ शेख ने एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित से इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की। आखिर क्या वजह रही कि उड़ान भरने के साथ ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और ऐसी भीषण तस्वीर सामने आई जो आने वाले दिनों में भुलाए नहीं भूलेगी। इंडिया वाला ने खत्म कर दिया मेरा परिवार। इस सवाल के जवाब के लिए हमने एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित के साथ उड़ान के आखिरी पलों को समझने की कोशिश की। सीधा सवाल ये कि हादसे की वजह क्या रही। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ बहुत बड़ा ये हादसा है और अगर हाल के कुछ सालों में देखिए एविएशन हिस्ट्री में भारत की, तो ये बहुत बड़ा हादसा है। इस अगर विजुअल को अगर आप देखते हैं, तस्वीर को आप देखते हैं सर, इसमें मुझे शुरुआती तौर पर दिख रहा है कि इसके फ्लैप्स उतने नहीं दिख रहे हैं जितना कि एक ड्रीम लाइनर की या बोइंग के होने चाहिए। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है सर? पायलट की मिस्टेक तो नहीं लगता, क्योंकि टेक्निकल एरर जिसे बोल रहे हैं
तो मुझे लगता है नहीं कि इस पिक्चर्स को देखें, बिकॉज इसका विजुअलिटी उतना क्लियर नहीं है, तो इसके ऊपर हम जज नहीं कर सकते क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट है या नहीं है इसको। तो हमको आई थिंक ब्लैक बॉक्स का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना बोलना मुश्किल होगा इसमें। डॉक्टर सुमित, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है सर, हम देख रहे हैं कि जो 50 सेकंड का वीडियो है, जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, नोज भी ठीक है, ऊपर है, पिच ऊपर जा रही, सडन वो डिप जा रहा है, ये थ्रस्ट की कमी आपको लगती है, फ्लैप सेटिंग्स की कमी लगती है? क्योंकि चीजें ये भी पता लग रही है कि थ्रस्ट उतना सफिशिएंट नहीं था। लॉस ऑफ थ्रस्ट है। हाँ, लॉस ऑफ थ्रस्ट, क्या वो चीजें हैं सर? डेफिनेटली ये लॉस ऑफ थ्रस्ट की केस है, क्योंकि आपने इसमें जब वॉल्यूम भी आ रहा था, जब इवन जो 11 अल्फा का पैसेंजर बाहर निकले हैं इसमें, वो भी बोल रहे थे कि आवाज़ बहुत तेज आ रहा था। इट मीन थ्रस्ट वो दे रहे थे बट वो पिक नहीं कर पा रहा था। ये देखिए सर, ये वो सीसीटीवी है, ये 40 सेकंड, 39 सेकंड और ये देखिए काउंटडाउन चल रहा है। प्लेन ने टेक ऑफ किया, अब तक सब कुछ ठीक दिख रहा है। जो एक 15 डिग्री का एक वो इंक्लाइन कहा जाता है टेक ऑफ के लिए, वो करीब करीब नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ एक चीज जो लग रही है, हालांकि आप एक्सपर्ट है सर, बताएंगे, 2 इंजन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने बताया, पैसेंजर ने भी कहा कि जो बचा हुआ है कि उसका इंजन ऑन था, थ्रस्ट पूरे कर रहे थे। यहां से ये आपको डिप दिखनी शुरू हो जाती है, और इसी पर मेरा सवाल है कि ये डिप किन किन वजहों से हो सकती है? 2 वजह हो सकता है, या तो पावर लॉस टू द इंजन, और अदरवाइज द लोड एंड ट्रिम जो बैलेंस करते हैं एयरक्राफ्ट, वो नहीं होने के कारण भी ये हो सकता है। तो हो सकता है कि जो पीछे कार्गो का जो पोर्शन हमने बोले हैं, वो उसमें अगर वेट उसमें ज़्यादा है तो भी ये पिक नहीं कर पाएगा, ये जो क्रूज हम चाहते हैं वो नहीं ले पाएगा। सर, क्या इतनी देर में लैंडिंग गियर ऑफ हो जाने चाहिए थे जब ये टेक ऑफ कर रहा है उसके बाद? इतनी देर में नहीं, कितनी देर बाद होते हैं? मतलब इसके बाद अब आई थिंक अराउंड 45 सेकंड से पूरा कंप्लीटली क्रैश हुआ है, पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट तक वो जाता है, उसके बाद ही जाता है। तो लैंडिंग गियर का जो रिट्रैक्शन बोल रहे हैं, तो इतना जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है उसको। अहमदाबाद से लंदन के लिए जिस विमान ने उड़ान भरी, उसकी शुरुआत बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन पलक झपकते ही लगने लगा कि विमान ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। तो क्या फ्लैप्स की सेटिंग्स में कुछ ऐसा हुआ जो हादसे का कारण बना? ये सेटिंग्स है 7878 की सामान्य उड़ान, खुले हुए फ्लैप। ये जो आप फ्लैप्स देख रहे हैं, ये विमान को पिच लेने में हेल्प करते हैं, ये एयरफॉयल शेप बनाते हैं, स्लैट्स आगे गिरते हैं, फ्लैप पीछे आते हैं, और उसके बाद ये एयरफॉयल बनता है, इसको लिफ्ट मिलता है, प्लेन उड़ता है। और इधर जो आप देख रहे हैं फ्लाइट AI-171 जो हादसे का शिकार हुई, उसके आप देखिए कि फ्लैप खींचे हुए हैं, रिट्रैक्टेड हैं, जबकि वहां आप देख रहे हैं वहां खुले हुए फ्लैप हैं। सर, इन्हीं 2 तस्वीरों को देखकर मैंने आपको कहा थोड़ी इमेज ब्लरी है, लेकिन क्या आप थोड़ा सा इसे और विस्तार में बता सकते हैं सर? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग ये फोटोग्राफी जो होता है, जैसे अगर ये एयर शोज में होते हैं, नॉर्मली जो फोटोग्राफीज होते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम में वो कर्तव्य दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके में आपको फ्लैप दिखाया भी जाता है। तो वी कांट से कि इसी कारण ही हुआ है। अगर जैसे आपने भी बोला यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये मैं से बोल रहा हूँ जो थ्रस्ट के इशू के कारण हुए, तो फ्लैप्स हमको नॉर्मल लग रहा है, ऐसा एक्सपर्ट व्यू हमको फ्लैप्स नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो इसमें। और जब वो एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा था, तभी मैंने देखा था कि एयरक्राफ्ट का नोस ऊपर था, तो टेल नीचे जा रहा था, टेल नीचे जा रहा था। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली बैलेंस का कहीं ना कहीं डेफिनेटली इशू था, और पावर नहीं मिल रहा था उनको। ध्यान रहे कि आखिरी 50 सेकंड में ही एक ऐसी बात भी हुई जो दुनिया को हैरान कर गई। सीट नंबर 11A का पैसेंजर सुरक्षित है, तो आखिर 11A का पैसेंजर कैसे बच गया? हमें अपने दर्शकों को एक इमेज दिखाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि सीटिंग प्लान क्या होता है 787 का। ये देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे का ये पूरा विमान है। सामने आप देख रहे हैं वो नोज है, वहां कॉकपिट पर पायलट बैठता है जहां आप देख रहे हैं, और इधर पीछे है इसकी टेल। आप देखिए ये क्योंकि 800 सीरीज है, इसमें 8 दरवाजे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, 2 सामने, 2 इधर और 2 पीछे, और 900 सीरीज में 10 दरवाजे होते हैं। और ये है सीट नंबर 11A जो बिजनेस क्लास के जस्ट बाद की लेफ्ट साइड की फ्रंट विंडो सीट है। सर, जब हम सेफेस्ट सीट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पिछली सीटें, असाइल की सीटें, और इसके साथ साथ फ्लैप्स के नजदीक की सीटें। ये 11A पैसेंजर की सीट, सिटिंग प्लान के बारे में समझाइए सर, ये कैसे शख्स बचा? चमत्कार था ये डेफिनेटली चमत्कार था, बिकॉज जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ से पहले सारी डोर गस्ट लॉक के कारण लॉक हो जाते हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट 85 नॉट का स्पीड पकड़ता है तो गस्ट लॉक इंटैक्ट हो जाता है, जिसके कारण सारी डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके होते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट को डोर ओपन करना नामुमकिन होता है। उसके बाद भी जब एयरक्राफ्ट, ये जो 11 अल्फा के जो पैसेंजर जो एग्जिट कर पाए थे, वो इसलिए हो पाया था क्योंकि जब एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर था वो क्रैक हो चुका था।
कैबिन का जो प्रेशर था, जो PSI बोलते हैं, इस एयरक्राफ्ट का PSI होता है 6000 PSI, जो नॉर्मल अदर एयरक्राफ्ट का होता है 8000 PSI। तो नॉर्मली अगर एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है, प्रेशराइज है, और उस टाइम में अगर डोर ओपन करने की कोशिश किया जाएगा तो इट्स समथिंग लाइक प्रेशर कुकर, फेंका जाता है आदमी, मतलब अप टू 100 फीट तक फेंकाएगा आदमी, क्योंकि क्या यही चीज उनको बचाने में हेल्पफुल हुई आपने कहा? डेफिनेटली जब उन्होंने बोला इसे एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो डेफिनेटली प्रेशर तो लॉस हो चुका था, क्योंकि एयरक्राफ्ट फट चुके थे, क्रैक हो चुके थे, तो डोर जो था वो डोर डेफिनेटली वो टूट चुका होगा जैसे इम्पैक्ट पड़ा। सीट बेल्ट क्योंकि ऑन होंगी, अभी जस्ट टेक ऑफ हुआ था, क्या सीट के साथ वो उड़कर गिरे बाहर? नहीं, उन्होंने, क्योंकि मैंने जो उनसे बात करते हुए सुना था, उन्होंने बोला मैंने सीट बेल्ट खोल के बाहर निकला। ठीक, और यही शायद वजह रही जिसकी वजह से वो बच पाए। दरअसल कल से ये 11A सीट जो है काफी चर्चा में है इस विमान की, बोइंग 787 की। क्या है ये 11A सीट और क्यों ये चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि सीट पर बैठा शख्स जो था वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति निकला इस पूरे 242 में से जो जिंदा है, सुरक्षित है, और इस वक्त अहमदाबाद के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की, वो स्टोरी भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि 11A सीट की मिस्ट्री क्या है। हमने एविएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि आखिरकार ये 11A सीट क्यों सुरक्षित मानी गई और क्या हर विमान की, हर उड़ान की 11A सीट सुरक्षित होती है। सच क्या है आप भी समझिए। एक जो सवाल दो देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि वो 11A की सीट कौन सी होती है जिस पर वो विश्वास नाम के व्यक्ति बैठे थे और आश्चर्यजनक ढंग से वो बच गए। कैसे बचे होंगे वो, क्या हुआ होगा? हम लोग जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक एक्सपर्ट के नाते क्या समझते हैं? जहां तक सवाल सीट का है, कोई भी सीट सेफ नहीं है और सारी सीटें सेफ है। तो 11A नंबर सीट होती कौन सी? उसमें चूंकि एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, वो 11A है, वो एक इमरजेंसी डोर के पास की सीट है। यहाँ पर इमरजेंसी डोर, हाँ, हम ले चलते हैं आपको। कोई भी डोर है उसकी, जब हम एयरक्राफ्ट बोर्डिंग के लिए जाते हैं तो कई बार लोगों को, क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट मिलता है, लेग स्पेस काफी होता है। जैसे ये डोर है, अच्छा यही है, ये डोर है, हाँ ये डोर है, और यहाँ ये सीट है। तो ये बिकॉज एयरबस 300 का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो मान लो कोई इमरजेंसी आती है तो आप बिल्कुल सीट के डोर के पास बैठे हैं। डोर तो मैकेनिकल है, वो खुल जाएगा, खोल लेंगे आप, डिपेंड करता है। और आप अपना सीट बेल्ट खोल के, तो यू विल बी द फर्स्ट मैन टू इवैक्यूएट। चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये सीट इमरजेंसी डोर के पास है। इमरजेंसी का कोई भी डोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11A सीट जो इमरजेंसी डोर के पास थी वही बेस्ट, वही सीट बेस्ट थी, ऐसा नहीं है। वो तो वो कैसे बचे होंगे सर, अब ये बताइए। इमरजेंसी जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक सुन रहे हैं, भाई एयरक्राफ्ट जो टूटा उसके आगे से टूटा, उसकी सीट के आगे से टूटा, उसको एकदम ही ब्लैंक आउट हुआ उसको। फिर जब वो होश में आया, ही वाज क्वाइट अलर्ट, हिज ब्रेन मस्ट बी, IQ मस्ट बी वेरी हाई। उसका जो मतलब, जैसा मैं सोचता हूँ, वो आदमी इमरजेंसी में भी उसने, उसके ब्रेन ने इतना बढ़िया काम किया। उसने कहा कि मेरे पास स्पेस है, उसने सीट बेल्ट खोली और वो वहां से निकल गया। तो इसका मतलब वो, अगर कोई और सीट भी होती कहीं, नॉट 11A, कोई और भी होती तो वो निकल जाता वहां से। चलिए एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ये 11A ये नहीं है, लेकिन चूंकि ये सीट दरवाजे के पास है तो उनको ज्यादा सुविधा हुई होगी। हाँ, यस, बिकॉज इट वॉज वेरी नियर। अगर मान लो सामने आपका डोर खुला हुआ है या किसी वजह स्पेस बन गया, वो तो एयरक्राफ्ट टूटा है ना, वहाँ टूटने के बाद उसको वहां लगा रास्ता है तो सीट बेल्ट खोल के वो चला गया वहां से, तो उसके मतलब ब्रेन की दाद देनी पड़ेगी। तो ये बात क्लियर कर लीजिए अपने जहन में, अपने दिमाग में, कि 11A सीट सबसे सुरक्षित, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। हर विमान में सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग होता है और हर हादसे में विमान के कौन से हिस्से का कौन सा हिस्सा टूटा है, जहां क्रैक हो गया है, जहां से बाहर निकला जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 11A सीट में कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं है। लेकिन अब आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जो इस विमान में 11A सीट पर बैठकर यात्रा कर रहा था, और वो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं। विश्वास कुमार रमेश इनका नाम है। अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे थे, बगल की सीट पे उनके भाई थे जो अब इस बीच हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका देहांत हो गया है। कल आपको याद होगा हम लोग जब लाइव कवरेज कर रहे थे, अचानक ये तस्वीरें आई थी अहमदाबाद से कि एक शख्स सड़क पे चलता हुआ चला जा रहा है और उसके चेहरे पर चोट है, खून के निशान है, लेकिन हौसला उसका पूरा कायम था और वो ये बता रहा था कि भाई मैं जिंदा निकल कर आया हूँ, मैं इस विमान में सवार था। अब वो व्यक्ति अस्पताल में, वही विश्वास कुमार रमेश, और उनका इलाज चल रहा है।
आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अहमदाबाद तो उस अस्पताल में जाके इस शख्स से जरूर मिले और उनसे जानना चाहा कि आखिरकार अब उनका विश्वास कैसा है। गुरुवार को जब पूरा देश शोक की लहर में था, तब विश्वास की ये तस्वीर राहत बनकर आई। एक आदमी जलती चिता बन चुके विमान से बचकर निकल आया और फिर शुक्रवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वास से मुलाकात की। विश्वास ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। आखिर वो धधकते हुए विमान से कैसे बच निकले, खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। जब मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ। और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। विश्वास को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इस हादसे में बच गए हैं, और भरोसा उन लोगों को भी नहीं हो रहा है जिन्होंने उन्हें अंगारों के बीच से निकलकर चलते देखा। मेघानी नगर में हादसे वाली जगह पर हमारी मुलाकात उस चश्मदीद से हुई जो मौके पर सबसे पहले पहुंचा था। जो 242 पैसेंजर में से जिस एक शख्स जिंदा बचा है, विश्वास नाम का, वो कैसे जिंदा हो गए, और उनके जिंदा होने का जो विश्वास है वो धर्मेंद्र जैसे प्रत्यक्षदर्शी भी महसूस नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। कि आपको नहीं लगा कि कोई इसमें जिंदा बचा हो? सर कैसे, हमें इसीलिए नहीं लगा कि सर जो उसकी जो आग थी वो आग 100-150 किलोमीटर 150 मीटर का एरिया पूरा कवर कर चुकी थी, क्योंकि वो फ्यूल इतना प्योर था कि जिसकी वजह से सर दीवार जल रही थी, सर जो दीवार मिट्टी की दीवार जल रही थी, और हम कैसे यकीन करते कि वो बंदा, पर हमें ऐसा फील हुआ कि जब वो जो ब्रेक हुआ ना फ्लाइट, वो उस मुंह में मतलब उसी जगह पर बैठा हुआ होगा, तो जैसे ही वो टूटा ना सर तो उछल गया, उछल के वो नीचे यहाँ अथड़ा कर वो बिल्डिंग को टच होके मतलब वहां टकरा कर नीचे आके गिरा, पर उस पे भी फ्यूल उड़ा था, उसका भी शरीर जल रहा था, चेहरे पे उसके चोट आई थी, वो जल रहा था, नीचे गिरा, वो कुछ देर गिरा रहा, फिर वो उठकर वो चलने लगा आगे की साइड। वो जाके बोल रहा था कि मैं पैसेंजर हूँ, मैं खुद पैसेंजर हूँ, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था सर, क्योंकि सबका ध्यान इतना बड़ा ब्लास्ट था उसी में था, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शायद पैसेंजर, हमें ऐसा लगा कि वो डॉक्टर्स के टीम में से कोई बंदा होगा करके। फिर वो आगे जाकर उसने बताया कि बोले मेरे पास मेरा टिकट है, मेरा पासपोर्ट है करके ये बताने लगा, तब जाके ये यकीन हुआ कि वो बंदा उसी प्लेन का था, और वो इतना लकीली कि सर वो बच गया, ये भगवान की कृपा है, वरना कोई बच नहीं सकता। इस हादसे में विश्वास तो बच गए, लेकिन उनके भाई अजय नहीं बच पाए। तीसरे भाई नयन के लिए ये मौका दुख का भी है और राहत का भी। लंदन में रह रहे तीसरे भाई ने क्या कहा, सुनिए। Yeah, we were four brothers. When did you get to speak to Vishwa last? Like 2 hours ago, before the doctor denied him of speaking to anyone furthermore. Is he fine? How is he? Yeah, he looks fine. Okay. Yeah, that's the only thing he was worried about. He wasn't even worried about himself or any injuries his body has. He was just worried about finding my other brother. Yeah, it was minute by minute. As soon as the plane crashed, Vishwas got off the plane and he video called my dad and saying that, oh, our plane's crashed. I don't know how I've survived or how I've made out of the plane. I'm looking for my brother. I don't see any other passengers. जो भी हो, भयानक हादसों के बीच चमत्कार वाले विश्वास की ये तस्वीर दुनिया भूल नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया। एक सवाल यह भी है कि आखिर हादसे के वक्त कॉकपिट में क्या हुआ होगा।
आखिर कॉकपिट में कैसे पायलट काम करते हैं और इमरजेंसी आने पर क्या उनकी रिएक्शंस होते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट में ज़रूर देखिए। आखिर इस हादसे से ठीक पहले क्या हुआ होगा? कॉकपिट में ऐसा क्या हुआ होगा कि पायलट को मेडे कॉल करना पड़ा? यानी ये कहना पड़ा कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। ये जानने के लिए हमने कॉकपिट के सिमुलेटर यानी एक तरह से कॉकपिट के मॉडल का सहारा लिया। क्या संभावना रही होगी कि जिसके कारण हमने इस तरह का हादसा देखा है? राइट, सो नॉर्मल टेक ऑफ हम लोग जब करते हैं तब हम देयर इज अ थिंग कॉल्ड चेकलिस्ट, हम लोग चेकलिस्ट यूज करते हैं, उसमें सीरीज ऑफ आइटम्स लिखे होते हैं। राइट, सो हम लोग इंश्योर करते हैं टेक ऑफ करने के पहले कि हर एक चीज़ अपने अपने हर प्लेस में है कि नहीं। राइट, सो फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लैप्स देखेंगे कि फ्लैप्स ऑलरेडी सेट है कि नहीं, या हर एक चीज़ देखेंगे, देन वी गेट द क्लियरेंस, मतलब हमें क्लियरेंस मिलता है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं फ्लैप्स, वो क्या होते हैं और कहाँ से इस पैसेंजर जेट सिमुलेशन की मदद से आप हमें बताइए कि कहाँ से उन फ्लैप्स को ऑपरेट किया जा सकता है। राइट, सो फ्लैप्स का स्विच ऐसे दिखता है कुछ। तो फ्लैप्स बेसिकली क्या होता है कि एक विंग पे एक पार्ट होता है जो हम लोग जैसे फ्लैप्स ऐड करेंगे, फ्लैप्स 1, 2, 3 जैसे भी जो भी है, तो जब हम ऐड करेंगे तो विंग का एक पार्ट बेसिकली एक्सटेंड नीचे होना चालू करेगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट वो जनरेट करेगा, एट द सेम टाइम वो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। तो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे जाके हम लोग फ्लैप्स को भी रिट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा ड्रैग क्रिएट ना करे, या फिर हमको स्लो डाउन करने में एयर में, वो टाइम पे भी हम लोग बेसिकली फ्लैप्स यूज करते हैं। आखिर विंग के इस पार्ट यानी फ्लैप्स की भूमिका इतनी अहम क्यों है? कॉकपिट के अंदर पायलट इसे लेकर क्यों इतना सजग होता है? अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर ये सवाल भी जरूरी है। जब आप एक फ्लैप को यूज करते हैं तब आप क्या मैनुअल मोड पर वो यूज किया जाता है, माने पायलट जो है उस सेटिंग को ऑपरेट करते हैं, उस सेटिंग को यूज करते हैं, या फिर वो एक विमान के सिस्टम के थ्रू किया जाता है? राइट, सो फ्लैप्स बेसिकली मैन्युअली ही सेट किया जाता है। फ्लैप्स 1, 2, फ्लैप्स 3 जो भी है सेटिंग वो। तो फ्लैप्स का सेटिंग्स कैसे डिटरमाइन होता है कि जो भी वेदर कंडीशंस है या जो भी सारे पूरे कैलकुलेशंस, वेट अपना है, ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके फ्लैप्स का सेटिंग निकाला जाता है कि आज फ्लैप्स 2 लगेगा या फ्लैप्स 1 लगेगा ऐसे। सो बट या फ्लैप्स मतलब फ्लैप्स तो हम लोग मैन्युअली सेट करना पड़ता है। यस। एयर इंडिया का जो विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके पायलट के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था वक्त। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कॉकपिट के अंदर किसी पायलट को जानकारियां कैसे मिलती हैं, क्योंकि जानकारियों के आधार पर ही वो फैसले लेता है। विमान के बारे में जो जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी वो यहाँ इन सिस्टम्स पे आप हमें बताइए कि कहाँ पर आपके पास क्या जानकारी उपलब्ध होगी। राइट, सो सबसे मेन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, जहाँ पे हमको एयरक्राफ्ट का एयर स्पीड दिखेगा। जैसे हम लोग पावर ऐड करेंगे तो एयर स्पीड यहाँ पे जैसे होता है वो दिखेगा अपने को। तो एट द सेम टाइम एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड भी दिखेगा, कितना रोल कर रहे हैं, कितना पिच कर रहे हैं, ये सब दिखेगा। और हमें इस पे हमारा ऑल्टीट्यूड भी दिखेगा और कितने फीट पर मिनट हम लोग क्लाइंब करें, डिसेंड करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पे मिलेगी। ये हमारा नेविगेशन डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इंजन के कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंजन, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे फ्लैप्स कंट्रोल है, इसका इंडिकेशन भी वो मेन स्क्रीन पे मिलेगा। एंड दीज आर योर थ्रॉटल्स। जो ऑल्टीट्यूड का जो इम्प्लीकेशन रहा वो हम ज़रूर समझ गए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा विमान का सिस्टम रहा है उसमें यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, जो ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ के लिए मौजूद है?
राइट सो यहाँ पे सारे अपने इंजन गेजेस है राइट सो कितना पावर मिल रहा है कितना पावर दिया हुआ है या फिर फ्लाइट कंट्रोल्स फ्लैप्स का कंट्रोल्स ये सब हर एक चीज़ यहाँ पे तुम्हारा एसी और ये सब हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर कुछ मैल फंक्शन भी होता है इनफैक्ट चेकलिस्ट ये भी जो भी होता है उस पर आ जाएगा कि कुछ किया है या नहीं किया है, कुछ आइटम्स हम लोग फॉरगेट करें, हर एक चीज़ अपने को एयरक्राफ्ट वार्न करेगा, सारी वार्निंग्स भी उस पर। AI-171 फ्लाइट की कॉकपिट में आखिर कौन से हालात बने होंगे? तकनीकी खराबी को समझने के बाद पायलट ने क्या किया होगा? हर फेज ऑफ फ्लाइट के लिए अलग अलग चेकलिस्ट है राइट तो टेक ऑफ के लिए अलग चेकलिस्ट है, टैक्सी के लिए अलग चेकलिस्ट है, आफ्टर टेक ऑफ एक चेकलिस्ट है, लैंडिंग के लिए। सो सेम हर एक इमरजेंसी फेज के लिए भी चेकलिस्ट है राइट। इंजन फायर हुआ है या फिर सडन डिप्रेशराइजेशन हुआ है, ये हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चेकलिस्ट बनाया हुआ है जो पायलट्स को फॉलो करना हो। लेकिन इसमें बहुत टाइम भी कम था तो उन्होंने 100% पायलट्स ने ट्राई किया होगा वो जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने के, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। तो अभी फिलहाल वक्त रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा वो आंकड़े जिसके जरिए यह स्थापित होता है कि साल दर साल हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षित है भी नहीं है, वो आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हैं, आप जरूर देखिएगा। तुरंत लौट के आते हैं। हवाई यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे सुरक्षित साधन है किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, परिवहन का। लेकिन क्या वाकई में यह सुरक्षित है? अगर है तो यह कितनी सुरक्षित होती है? दरअसल कल अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की अब तक जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने हवाई यात्रा को लेकर अपने डर को जाहिर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, तो कुछ लोगों ने फ्लाइट लैंड करने के बाद लैंडेड सेफली जैसे पोस्ट किए। 2024 में दुनिया भर में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 475 करोड़ लोगों से अधिक की थी। इस साल यह आंकड़ा 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। आइए आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं, जानते हैं कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किए। बार ग्राफ में आप दुनिया भर में कुल कितने कमर्शियल प्लेन से जुड़े एक्सीडेंट हुए उनकी संख्या देख सकते हैं। 2005 से लेके 2023 तक का यह आंकड़ा है, ICAO का यह आंकड़ा है। जैसे 2005 में 119 विमान हादसे हुए, हर 10 लाख उड़ानों पर 119 हादसे हुए। 2008 में यह संख्या बढ़कर 138 तक पहुंच गई। इसी तरीके से 2012 में 100 की संख्या नीचे आई और ये पहुंच गया 99 पर। 2023 में कुल 66 विमान दुर्घटनाएं हुई और बीच में आप देखते हैं 2020 और 21 में 48 का फिगर। दरअसल ये वो 2 साल थे जब कोविड का काल था और अधिकतर जगहों पर हवाई यात्राएं प्रतिबंधित हो गई थी, बंद हो गई थी। अब जो आप इस ग्राफ के बीच में लाल रंग की लाइन देख रहे हैं, दरअसल ये दर है, ये रेट है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ये लाइन ग्राफ हादसों की दर यानी कि प्रति 10 लाख उड़ान पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को दिखाती है। 2005 में ये दर 4.4 की थी। 2010 तक ये दर आके 4.2 हो गई। 2015 में ये दर 2.8 पर आई। 2020 में ये 2.1 आई। ये वही समय है जब कोविड का वक्त था और हवाई उड़ानें कम हो रही थी, दुनिया भर में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। और 2023 में 1.9 है। और 2023 इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोविड के बाद जब ये कहा जा रहा था कि आदमी जमकर टूरिज्म कर रहा है, कोविड के जिसको वेंजेंस टूरिज्म कह रहे थे कि बदले में आदमी घूमने निकल रहा है, उसके बावजूद भी उड़ानें बढ़ती गई, लेकिन जो दुर्घटनाओं की दर थी वो कम होती गई। इसका मतलब साल दर साल टेक्नोलॉजी के आने से, सुरक्षा उपकरणों के आने से अब हवाई यात्रा और सुरक्षित होती जा रही है, जैसा कि इन आंकड़ों को देखकर पता लगता है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।